नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक चर्चा की थी? अनुच्छेद 44 तक चर्चा कर ली थी। समान नागरिक संहिता के ऊपर चर्चा कर ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 45 से पढ़ेंगे। देखो, अनुच्छेद 45 बात करता है शिक्षा की। किसकी बात करता है? मुख्य रूप से शिक्षा की बात करता है। हालांकि बच्चों की देखभाल की बात भी करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये दो बात करता है। बच्चों की देखरेख, देखभाल, और एक शिक्षा की बात करता है। कौन से बच्चों की? 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, प्री प्राइमरी, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की बात, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है। और अगर वैसे अलग तरीके से समझे तो फिर आंगनबाड़ी शिक्षा की बात करता है। तो आप लोग लिखिएगा इसमें, इस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए देखरेख व उनकी शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। देखिएगा, राज्य का कर्तव्य बनता है कि, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा, कौन सी? पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्री प्राइमरी एजुकेशन में कौन से आते हैं? 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, ब्रैकेट में 0 से 6 वर्ष, तथा उसके बचपन की, बच्चा जो होता है ना, उसके बचपन की देखभाल को सुनिश्चित करें। उसकी देखभाल को सुनिश्चित करें। दो चीज है, एक तो बच्चे की देखभाल का प्रावधान किया गया है और एक शिक्षा की बात कर रखी। लेकिन कौन सा बच्चा? छोटा बच्चा, 0 से 6 वर्ष वाला। देखो, पहले ये जो आर्टिकल 45 है ना, इसमें पहले प्रावधान अलग था। पहले इसमें 6 से 14 वर्ष था। कितना था? 6 से 14 वर्ष था। लेकिन इस प्रावधान में इस अवधि में चेंज किया गया। 6 से 14 की जगह क्या कर दिया? 0 से 6 कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसी के तहत ना केवल नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव किया गया, बल्कि मूल अधिकारों में भी चेंज किया गया। और मूल अधिकारों में चेंज करके कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 21 का जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था ना, आर्टिकल 21। तो उसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 21 का जोड़ा गया। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। और इसी के तहत RTE एक्ट का प्रावधान भी किया गया था 2009 में। कब का कानून है? RTE एक्ट 2009 का प्रावधान किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। ठीक है, इस सारे फैक्ट में लिखा देता हूं, लिखो, नोट डालो, नोट। 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 45 में भी, अनुच्छेद 45 में भी संशोधन,
करके संशोधन किया गया। और क्या संशोधन किया गया? 6 से 14 वर्ष के स्थान पर 0 से 6 वर्ष का प्रावधान किया गया। 6 से 14 के स्थान पर कौन सा किया गया? 0 से 6 वर्ष का प्रावधान किया गया। लिख लिया? अगला नोट, इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों में भी संशोधन करके मूल अधिकारों में भी संशोधन करके अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 14 वर्ष तक, कितना? 14 वर्ष पूरे न होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। समझ गए इस बात को आप? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। जिससे प्रेरित होकर भारत सरकार के द्वारा आरटीई एक्ट 2009 बनाया गया। कौन सा? आरटीई एक्ट 2009 बनाया गया। आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है? हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट बनाया गया। आरटीई एक्ट बनाया गया। लिख लिया? जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। लिख लिया? हाँ जी, 5 में बदलाव किया गया, मनरेगा का नाम कर दिया गया उसका। देखिएगा, अनुच्छेद अगला कौन सा आएगा? 46 SC ST और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए प्रावधान कर रखा है। लिखिएगा, इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों पब्लिक अनुसूचित जनजातियों, SC और ST है ना, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ वर्ग ये दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक मामलों से संबंधित प्रावधान किया गया है। शिक्षा और अर्थ, शैक्षिक भी बोल सकते हो आप, शिक्षा की जगह क्या बोल सकते हो? शैक्षिक और आर्थिक मामलों से संबंधित प्रावधान किया गया है।
लिख लिया? लिखो, राज्य का कर्तव्य बनता है कि, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह SC ST व कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण को, शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करें तथा उन्हें सामाजिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करें, तथा उन्हें सामाजिक शोषण से क्या प्रदान करे? सुरक्षा प्रदान करे। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य। और जिस बात का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 46 में किया, तो 46 में किया गया है। लिखो आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 और 47 के बारे में लिखो। इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य का कर्तव्य कि वह पोषण और जीवन स्तर को बढ़ावा दे तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करें। जन स्वास्थ्य में सुधार करें। लोक स्वास्थ्य बोलो या जन स्वास्थ्य बोलो, बात एक ही है। लोक स्वास्थ्य में सुधार करें, ये किसका कर्तव्य होगा? इस बात का उल्लेख किसमें किया गया है? देखिएगा, इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर इंदिरा रसोई योजना, अब देख लेना इनका नाम वगैरह चेंज हो गया होता है ना। हाँ, काफी नाम चेंज कर, हाँ, इंदिरा रसोई योजना और मिड डे मील जैसी योजना शुरू की गई। मिड डे मील योजनाएं शुरू की गई। अन्नपूर्णा हो गया कंफर्म? हाँ, तो अन्नपूर्णा कर लेना भाई इसकी जगह। ये जो मिलता है ना 5 रुपए में, ये 10 रुपए वाला जो मिलता है वो, हाँ, अन्नपूर्णा हो गया होगा। लिख लिया? लिख लिया? अन्नपूर्णा रसोई योजना। देखो, जो जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उनके उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? इसी आर्टिकल के तहत, ध्यान, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। लिखिएगा, इसी से प्रेरित होकर, इसी आर्टिकल से है ना, इसी से प्रेरित होकर नुकसानदायक नशीली दवाइयाँ, कॉमा, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो नुकसान करती हो बॉडी को ना, नशीली दवाइयाँ, कॉमा, मादक पदार्थ, ड्रग्स को प्रतिबंधित किया गया है।
देखो, शराब के ठेकों को बंद कराने से संबंधित आंदोलन करती कई महिलाएं या कई मोहल्ले वाले, वो इसी आर्टिकल के तहत उनको पावर मिला हुआ, ध्यान रखना। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई दारू का ठेका खोलेगा तो उसको लोग पिएंगे। हालांकि पीने वाले तो कहीं भी जाके पीते हैं, लेकिन सामान्यतः धारणा है कि भाई यहाँ तो नहीं पिएगा, कम से कम हमारा मोहल्ला तो स्वस्थ रहेगा ना, ये तो नहीं बिगड़ेंगे, तो इसलिए फिर उनको लेकर आंदोलन करते हैं और उनकी बात को माना जाता है। लेकिन वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, माने या ना माने। कई बार आपके मोहल्ले में से उस ठेके को हटा देते हैं, फिर ज़्यादा विरोध हो जाता था। कई बार तो पूरे जिले में से भी हटवाया जा सकता है। अगर पूरा जिला विरोध कर देना तो हमारे जिले में क्या नहीं बिकनी चाहिए, दारू नहीं बिकनी चाहिए, मादक पदार्थ नहीं बिकना चाहिए। लेकिन कौन करता है विरोध? कोई करता ही नहीं है। हाँ, अब गुजरात है तो गुजरात में सबसे ज़्यादा दारू बिकती है, लेक लेक में बिकती है, ऐसे नहीं बिकती। 48 में लिखो, अनुच्छेद 48। तो शराबबंदी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है बताओ? 47 में। देखो, राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह कृषि तथा पशुपालन, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दे, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दे और उनमें आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक पद्धतियों का क्या करें? प्रयोग करें। देख लिया? देखो, इससे प्रेरित होकर ही गायों का वध करते हैं ना, गोवध, गोवध, पशु बलि, गोवध, कौमा पशु बलि। अब ऐसे ऊंट बलि भी इसमें आ जाएगा, ऊंट बलि पर भी प्रतिबंध है। गोवध, ऊंट बलि, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो गोवध पर और ऊंट जैसे जो पशु है, इनकी बलि पर जो प्रतिबंध लगाया है वो कौन से आर्टिकल से प्रेरित होकर लगाया है? और किसने लगाया है प्रतिबंध? सरकार ने, राज्य सरकार ने। राज्य सरकार का मतलब भारत सरकार के द्वारा। अब भारत का हिस्सा ही फिर ये संघ पूरा आ जाता है, मतलब राज्य स्टेट वगैरह सब उसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा लगाया गया। अब देखो, राजस्थान में ऊंट को क्या दे दिया? पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? मतलब पशुपालन श्रेणी में कौन सा है? ऊंट। और वन्य श्रेणी में चिंकारा है। तो इसलिए तो अब इसकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसको किसी राज्य का क्या बना दिया? राज्य पशु बना दिया, इसलिए। और गोवध को तो लोग, हिंदू लोग, सनातन धर्म में इसको पवित्र माना गया है, और गौ माता का वध करना भी गलत है, तो इसलिए इसको प्रतिबंध किया गया है राज्य सरकार। भावनाओं को समझते, समझ गए? लिखो 48A, अनुच्छेद 48। लिखिएगा, राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह पर्यावरण पर्यावरण कौमा वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव
जंतुओं का संरक्षण, संवर्धन करे। देख लिया, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण, वन, वन्य जीव का क्या करे, संरक्षण और संवर्धन करे। विद्यार्थियों, अब जो 48A है ना, मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था और संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया था और उस अमेंडमेंट का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। लिख लिया, लिखिएगा। कुछ राज्य सरकार ने इस अनुच्छेद से प्रेरित होकर कुछ कानून भी बनाए हैं। देखो, सरकार ने इस अनुच्छेद से प्रेरित होकर कुछ कानून भी बनाए हैं। कुछ कानून भी बनाए गए हैं। कुछ कानून भी बनाए गए हैं। लिख लिया, पहला कानून लिखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अलावा वन नीति 1988 भी बनाई। कौन सी? वन नीति 1988 बनाई, इसी आर्टिकल से प्रेरित होकर। और लिख सकते हो आप, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण एक्ट बनाया गया 1972 का। कौन सा बनाया गया? 1972 का बनाया गया। देख लिया, तो ये कौन सा हो गया आपका? 48 में आपको कुछ याद नहीं रखना, पर्यावरण और वन, वन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरण, वन, वन्य जीव, 3 शब्दावली याद रखनी बस। और 48 में क्या याद रखना है? कृषि और पशुपालन। बाकी तो इनको तो बचा लोगे आप, एक एक दो दो शब्द याद करने, उससे पूरे आर्टिकल याद हो जाएंगे। कितने हो गए? 48 हो गया। अनुच्छेद 49 पढ़ा दूं? देखो, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 लिखिएगा। राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करे तथा नहीं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करे, इतना ही बहुत है। लिख लिया, अर्थात राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करे। कुछ नहीं करना, राष्ट्रीय स्मारक जो भी होते हैं उनका संरक्षण करना
राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। अब सरकार ने इस इनका संरक्षण करने के लिए काम किया कि नहीं किया, भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की ना, जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ऐसे तो कोई भी इनको तोड़ तुड़ा के ले जाएगा। कोई किले को तोड़ के बता दो, नहीं तोड़ सकते ना, भारतीय पुरातत्व विभाग आ जाता है तुरंत ही। लिखिएगा, जैसे ऐसे लिख सकते हो, इस अनुच्छेद से प्रेरित होकर ही सरकार के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की गई है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से प्रेरित होकर की गई है? 49। 49 में क्या लिखा हुआ है? लिख लिया? अरे आना तो बोलो, ऐसे लटका के मुंह बैठे हो जैसे तुम्हारी छुट्टी कर दूं मैं। लेकिन मैं अभी छुट्टी नहीं करने वाला हूँ, फिर बता देता हूँ। जो आपको वक्त टाइम दिया था उसी टाइम पे आपकी छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद में चाहे आप 1 मिनट भी मत रुकना मेरे। ठीक है। लिखो अनुच्छेद 50। कार्यपालिका और बहन जी लक्ष्मी पकड़ाई, चाहे ढोल मत दियो। सबके छींटे देने पड़ेंगे। तुम्हारी सबकी इच्छा होगी चाय पीने की, चाय पी लो थोड़ी थोड़ी, सब सब नींद भगा लो। ये हो गया विद्यार्थियों। 49 अनुच्छेद 50 लिखिए। पानी पीना हो तो छींटे मिलेंगे। लिखिए, ये एक लाइन का फैक्ट है, इसको लिख लो। इसमें है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव का प्रावधान किया गया है। देखो, इस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका न्यायपालिका के अलगाव का प्रावधान किया गया है। अर्थात राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। राज्य की जो लोक सेवाएं होती है ना, राज्य का मतलब ये ऐसा नहीं है राजस्थान की जो लोक सेवाएं, वो पूरे भारत की लोक सेवाओं की बात कर रहे हैं हम। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया, पृथक से रखा गया है। और इस बार जब अगला आर्टिकल लिखाने की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से सवाल आने की संभावना है। अनुच्छेद 51, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं विदेश नीति दिखाई देती है, और अभी विदेश नीति आपको पता है काफ़ी चर्चा में है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। देखो, इस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। देख लिया? देखो, राज्य का कर्तव्य है कि, राज्य बोले तो राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या करें? बढ़ावा दे। दूसरा पॉइंट लिखो इसी में, दूसरे देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ, आवाज किसकी आ रही? दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक, कैसा? दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा दे। सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा दे। किसको बढ़ावा दे? दूसरे राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा दे। और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी ट्रीटी हो रखी है, जितनी भी कोई समझौते हो रखे हैं, तो उन सब का सम्मान करना। लिखिए तीसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय विधि, विधि को हम क्या लिख सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि ब्रैकेट में कानून, कॉमा संधि और समझौते समझौतों के प्रति आदर भाव रखे। क्या रखे? आदर भाव रखे। ये नहीं पाकिस्तान को उड़ा देंगे। हाँ, काफी इंटरनेशनल प्रेशर होता है भाई, देख लिया? अभी देखा होगा आपने, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टकराव हुआ, उसमें हम बिचौलिया किसको बनाया? ट्रम्प को बनाया ना। तो इसमें ये कहा गया है कि मध्यस्थता का अनुसरण करें। जब भी कोई झगड़ा हो जाए दो राष्ट्रों में, भारत का किसी दूसरे देश के साथ हो जाता है, तो किसी देश को बीच में लाओ, बात करो, हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। देखो, हम विदेश नीति पर भी कुछ नहीं बोलना चाहते, विदेश नीति पे हम अलग से लेक्चर लेंगे, तब चर्चा करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख सकते हो आप। देखो, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाना। कई लोग कह रहे हैं मोदी को ट्रम्प ने डरा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजों का संवैधानिक दृष्टि का भी अनुसरण किया जाता है, सारी चीजें आती है। क्लियर? नोट डालो, नोट। अर्थात इस अनुच्छेद में विदेश नीति का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाए नीति निर्देश तत्वों के कौन से आर्टिकल में विदेश नीति का उल्लेख मिलता है? 51 में। अर्थात इस अनुच्छेद में विदेश नीति का उल्लेख मिलता है। विदेश नीति के लिए एक पूरी पुस्तक पढ़नी होती है कम से कम, या फिर एक पूरा सब्जेक्ट हो गया एक प्रकार से। सब्जेक्ट भी नहीं तो ये मान के चलो 50-100 पेज तो पढ़ने ही पड़ेंगे। और अगर जैसे कोई मेंस वगैरह की तैयारी करता है तो 200 पेज तो आप मान के चलो, 200 क्या 500 भी हो सकते हैं आपके। क्योंकि अलग अलग देश के साथ अपने रिलेशन कैसे रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में पढ़ना होता है। कम से कम पड़ोसी देशों के साथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, और जो महाशक्तियाँ हैं उनके साथ ही पढ़ना पड़ेगा। किसी देश का पूरे दुनिया में अगर किसी देश का वर्चस्व है
उस देश के साथ हमारा रिलेशन कैसा है वो देखते हैं। तो दूसरी बात, कई बार जैसे पीएम किसी दौरे पे जाता है तो उस देश के और हमारे बीच में कैसे रिलेशन है, कौन कौन से देशों के साथ हमारे समझौते हो रखे हैं। तो दुनिया में इतने सारे देश है, किसी की हम सहायता करते हैं तो कोई हमारी सहायता करता है, करता कि नहीं करता। तो सबके साथ अपने रिलेशन है। सवाल कोई सा भी आ सकता है, जरूर थोड़ी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विदेशी संबंध है वहाँ से सवाल आए, कोई ऐसा हाईलाइट मुद्दा हो जाए किसी दूसरे देश के साथ तो वहाँ से भी संबंध पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं ना। इसलिए सभी देशों के साथ संबंध पढ़ने होते हैं और कोई क्राइटेरिया नहीं होता उसका कि इस देश के साथ ही संबंध आएंगे। हाँ ठीक है, एक उम्मीद होती है करंट के हिसाब से जो मुद्दा होता है उसी से सवाल आ जाते हैं। जैसे निबंध लिखना होता है, निबंध किसी पे भी दे सकता है, लेकिन पता है कि भाई अभी आतंकवादी हमला हुआ है, किस पे संभावना है, आतंकवादी हमले पे निबंध आने की संभावना रहती है। नहीं तो हम तो निबंध किस पे लिखते हैं, गाय पे। गाय पे निबंध कैसे लिखते हैं, गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। चलो ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद विद्यार्थी।